हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज की क्लास के माध्यम से हम जो अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करेंगे इंडियन पॉलिटी की श्रृंखला में। आज जो हमारा नया भाग होगा वो हम एक नए भाग का शुभ आरंभ भी करेंगे और इसी के पश्चात में इसको हम समाप्त करने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल में इससे पहले की जो भी सारी क्लासें हो चुकी हैं इस इंडियन पॉलिटी की श्रृंखला से रिलेटेड, उनमें से कुछ वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सहजता पूर्वक वहां से जाकर के पहले उन सारी क्लासों को देख लीजिएगा एंड तत्पश्चात आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा। ठीक है, बाकी आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो हमारे अध्ययन के दृष्टिकोण से ये जो हमारी क्लास होगी वो बेहद और बेहद आवश्यक होगी। ठीक है, जो कि भारतीय संविधान का हमारा ये 21वां भाग होगा, अर्थात 21वां चैप्टर होगा, जो कि बेहद और बेहद आवश्यक है। तो आज की क्लास को एकदम एकाग्रता पूर्वक देखिएगा, जो कि काफी महत्वपूर्ण होने वाली है और हमारे अध्ययन के दृष्टिकोण से तो एकदम आवश्यक होने वाली है। ठीक है, क्योंकि यार इससे पहले हम लोग काफी सारा चीजों का माहौल देख चुके हैं इंडियन पॉलिटी की श्रृंखला में। बाकी आज जो हम अध्ययन करेंगे वो हम अध्ययन करेंगे एक बेहतरीन अंदाज में, काफी सारी बातों की चर्चा करेंगे। जैसे जैसे क्लास को आगे बढ़ाएंगे काफी सारी बातें आपके साथ हम अपनी शेयर करेंगे एक बेहतरीन अंदाज में। तो क्लास का भरपूर आनंद लीजिएगा मेरे साथ में। स्टार्ट करते हैं और आनंद लेते हैं भाग 21 का, यानी आज जो अध्ययन करेंगे भाग 21 का अध्ययन करेंगे। इसमें अगर हम अनुच्छेदों का जिक्र करें तो इसके अंतर्गत अगर मैं अनुच्छेदों का जिक्र करूं, इससे पहले भाग 20 में हम लोगों ने अध्ययन किया था, किसका अध्ययन किया? संविधान संशोधन अर्थात अनुच्छेद 368 तक की बात की थी। ठीक है, आज जो हम अध्ययन करेंगे वो अध्ययन करेंगे अनुच्छेद 369 से लेकर के अनुच्छेद 392 के मध्य में। इसके पश्चात में तीन अनुच्छेद बचते हैं 93, 94 एंड 95, जो कि भाग 22 के अंतर्गत आता है और इसी के पश्चात में पूरा का पूरा संविधान समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो रिवीजन पर फोकस कीजिएगा और सारी चीजों को देखते चलिएगा मेरे साथ में और भरपूर आनंद आएगा। आज की क्लास में तो बेहद आनंद आएगा। ठीक है, जो कि हमारे लिए बेहद आवश्यक होने वाली है। देखते हैं इसी में अनुच्छेद 369 से 92 के मध्य में जो हमने जिक्र करना है, यानी अगर हम इसको नाम देना चाहें एक सहजता के लिए, यानी अध्ययन के दृष्टिकोण से हमें थोड़ा सा सहजता महसूस होगी, तो हम इसको नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? अस्थायी एवं संक्रमणकालीन विशेष उपबंध बोल देते हैं। विशेष उपबंध का प्रावधान जो भी मिलता है भारतीय संविधान पे, वो कहां पे मिलता है? अनुच्छेद 369 से 92 के मध्य में। इसका जिक्र हमारे भारतीय संविधान के निर्माताओं ने किया है। ठीक है, इसके नाम से ही हमने अनुमानित हो गया कि इसमें जो भी सारे अनुच्छेदों का जिक्र भारतीय संविधान के निर्माताओं ने किया वो सारे के सारे अनुच्छेद हमारे क्या होंगे? अस्थायी होंगे और संक्रमणकालीन होंगे, यानी कुछ समय के लिए होंगे और अस्थायी होंगे, परमानेंट नहीं होंगे। ये पहले ही बोल दिया गया है और इसके माध्यम से ये भी बोला गया 69 के बाद में हमारा 70 आता है, 71 आता है, 71 के पश्चात में 372 से लेकर के आई थिंक 391 के मध्य में जो भी सारे अनुच्छेदों का प्रावधान किया गया था उस समय संविधान को निर्मित करते समय,
वो वर्तमान की स्थिति में सारे के सारे प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया है, तो उनका अध्ययन हम नहीं करेंगे। जो भी सारे अनुच्छेदों का जिक्र मैं यहाँ पे करूंगा वो वर्तमान में सारे के सारे अनुच्छेद हमारे एक्टिव हैं, अर्थात एक्टिव होने से तात्पर्य यह है कि इस समय वर्तमान की स्थिति में उनकी गिनती भी होती है और वो अपने प्रावधानों के अनुसार वो नियम और कानून भारत में बाकायदा कार्यरत हैं। ठीक है, तो सारी चीजों को देखते चलिएगा। इसी में हम लोगों ने जिक्र करना है अनुच्छेद 370 का, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। अभी कुछ सालों पहले हाल ही फिलहाल में मोदी जी के द्वारा अनुच्छेद 370 हटाया भी गया था। अनुच्छेद 370 और 35A उसकी चर्चा आज हम करेंगे। इसी कारणवश मैंने बोला कि ये क्लास हमारी क्या होगी, बेहद और बेहद आवश्यक होने वाली है। ठीक है, तो आनंद लेते हैं इस पूरे के पूरे भारतीय संविधान का, जो कि अनुच्छेद 369 से 92 के मध्य में अस्थायी रूप का प्रावधान करता है, यानी हमेशा और हमेशा के लिए परमानेंट नहीं होगा। इसी कारणवश भाग 21 बनाया गया। ठीक है, फिलहाल में उस समय हमारी स्थिति ऐसी थी कि अंग्रेजी हुकूमत थी। जिस समय हमारा संविधान बना था, काफी सारी गुलामियों के बाद में एक हमारा सशक्त संविधान का निर्माण किया गया। तो उस समय जो भी हमारे एक प्रकार से बोले अंग्रेजी हुकूमत भी थी और कुछ क्षेत्रों में देसी राजे रजवाड़ों का भी शासन था, यानी राजा महाराजा लोग भी उस समय क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे भारत के अंतर्गत में। तो उस समय सरदार पटेल को एक कार्य दिया गया था। क्या कार्य दिया गया था कि आप भारत को एकीकरण करने में आपकी सहयोग की आवश्यकता है, अर्थात सारे राज्यों को मिला करके एक हमारा क्या किया जाए, एक भारत का निर्माण किया जाए, एक सशक्त जो भी हमारा मजबूत देश है उसको निर्मित किया जाए। तो उस समय यार कुछ देश हमारे ऐसे थे, कुछ राज्य हमारे ऐसे थे जो अपने मन से मिल जा रहे थे और कुछ राज्य हमारे ऐसे थे जो कि मिलने से इनकार कर रहे थे, मिलना नहीं चाहते थे भारत में। तो इस कारणवश थोड़ा सा राज्यों को मिलाने में परेशानियों का भी सामना करना पड़ा, जिसमें सरदार पटेल की अहम भूमिका होती है भारत के एकीकरण में। तो इसमें अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग हमारी व्यवस्थाएं की गई और अलग अलग राज्यों के संदर्भ में अलग अलग बातें बोली गई इसका एकीकरण करने के संदर्भ में। उसी में से एक राज्य हमारा अगर आज वर्तमान की स्थिति में बात करें तो जम्मू कश्मीर आता है। उसी की चर्चा आज बेहतरीन अंदाज में मैं यहाँ पे करूंगा और इतने बेहतरीन अंदाज में करूंगा कि इसके पश्चात में अनुच्छेद 370 और 35A पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ना ही किसी अन्य क्लास की आवश्यकता पड़ेगी इस क्लास को देखने के पश्चात में। देखते हैं इसी में अनुच्छेद 369 क्या प्रावधान करता है इस पूरे के पूरे भारतीय संविधान में। सारी चीजों को देखते चलिएगा और मैनेज करते चलिएगा, एकदम तनिक भी दुविधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखते हैं इसी में अनुच्छेद 369 क्या प्रावधान करता है। अनुच्छेद 369 बोलता है कि जो भी हमारा राज्य सूची पर कानून बनेगा वो हमारी संसद बनाएगी, यानी संसद के द्वारा जो भी हमारा कानून बनाया जाएगा, कहां पे, राज्य सूची के विषय में, वो कौन बनाएगा, संसद बनाएगी। और एक बात यहाँ पे ये भी याद रखना, पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी समाप्त होने वाली है। हम लोगों ने अध्ययन किया है इससे पहले की क्लास में, अगर यार जागरूक होगे, पूरी पॉलिटी का अध्ययन कर चुके होगे, स्वयं की एक अपनी बौद्धिक क्षमता विकसित कर चुके होगे, तो हम लोगों ने अध्ययन किया है कि राज्य सूची के विषय में कभी भी हमारी केंद्र सरकार अर्थात संसद कानून नहीं बनाती है। और बनाती कब है, तो बनाती है केवल और केवल आपातकाल के समय, जिस समय हमारा इंडिया के अंतर्गत किसी भी प्रकार का आपात अर्थात इमरजेंसी लगी होती है, तो उसी समय हमारी राज्य सूची के विषय में जो भी है संसद हमारी कानून बनाती है और वो कानून हमारा केवल और केवल 1 साल के लिए ही
मान्य होता है। ठीक है, तो इसको हमने याद रखना है कि संसद द्वारा जो भी कानून बनाया जाएगा वो हमारी राज्य सूची पर बनाया जाएगा अनुच्छेद 369 के तहत। और इसी के अंतर्गत ये भी याद रखिएगा, राज्य सूची के विषय में अनुसूची 7 भारतीय संविधान की अनुसूची 7 के अंतर्गत 3 अनुसूचियों का जिक्र मिलता है, संघ सूची, राज्य सूची एंड समवर्ती सूची। संघ सूची के अंतर्गत 100 विषयों को शामिल किया गया है, जिसमें केवल और केवल केंद्र सरकार ही इन 100 विषयों के संदर्भ में कानून बनाएगी। राज्य सूची के अंतर्गत में पहले 66 विषयों को शामिल किया गया था, वर्तमान में हमारे 61 विषय ही इस राज्य सूची के संदर्भ में कार्यरत हैं और राज्य सूची के विषय में केवल और केवल राज्य सरकार ही हमारी कानून बनाती है। एंड इसी के पश्चात में आती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के अंतर्गत में केंद्र और राज्य दोनों को अधिकार प्राप्त है कि वो हमारी समवर्ती सूची के अंतर्गत या इन्हीं विषयों के द्वारा हमारी दोनों ही सरकारें कानून बना सकती है। तो इसमें हमने याद रखना है, राज्य सूची के विषय में केवल और केवल राज्य सरकार ही कानून बनाएगी और वर्तमान में इसकी संख्या हमारी 61 विषयों की है। ठीक है, इसको हमने याद रखना है। अब देखते हैं हमारा अनुच्छेद 370, जो कि काफी प्रसिद्ध है, काफी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 370। ठीक है, इसको हमने याद रखना है। क्या बोलता है ये? जम्मू कश्मीर के बारे में क्या बोलता है? जम्मू एवं कश्मीर के संदर्भ में, जम्मू एवं कश्मीर के संदर्भ में विशेष उपबंध करता है, यानी विशेष उपबंध का प्रावधान करता है। वो भी विशेष उपबंध का प्रावधान करता है अस्थायी रूप से, क्योंकि भाग 21 किसके बारे में बोलता है? अस्थायी रूप के बारे में। यानी कभी ना कभी ये जो हमारे नियम और कानून हमारे बनाए गए, ये नियम और कानून हमेशा के लिए नहीं बनाए गए, इनको कभी ना कभी हम लोग हटा सकते हैं। ठीक है, तो वही हमारा हम लोग पहले बोल दिया अस्थायी एवं संक्रमणकालीन। ठीक है, देखते हैं इसको। अनुच्छेद 370 जम्मू एवं कश्मीर के संबंध में विशेष उपबंध हमारे क्या किया गया? फिलहाल में अभी कुछ ही महीनों पहले या फिलहाल में साल भर होने वाला है, हमारी एक मूवी आई थी कश्मीर करके। ठीक है, उस मूवी को भी देखना कि जो कि पूर्ण रूप से जम्मू कश्मीर पे ही आधारित है, काफी बेहतरीन मूवी है, उसको देखिएगा। एंड उसी के पश्चात में थोड़ा सा और भी सारी चीजों को देख लीजिएगा, जो कि अनुच्छेद 370 और जम्मू कश्मीर के संदर्भ में हमारी जो भी सारी चीजें हैं, काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं अगर जानने के दृष्टिकोण से हम लोग देखते हैं तो। ठीक है, इसमें क्या बातें बोली गई? पहले ये हमारा जम्मू कश्मीर नहीं था, ये हम लोग जानते हैं। ऐसा क्यों यार? मैंने अभी बोला कि उस समय हमारा अंग्रेजी हुकूमत थी, कुछ हमारे देसी रजवाड़े थे, तो ये हमारा क्या होता था, जम्मू कश्मीर में भी एक हमारे राजा होते थे। जम्मू कश्मीर के राजा कौन थे उस समय? राजा हरि सिंह। कौन थे? राजा हरि सिंह। इनके एक प्रधानमंत्री थे शेख अब्दुल्ला। राजा हरि सिंह अपने आप को होशियार थोड़ा सा ज्यादा समझते थे, लेकिन वो होशियार थे नहीं, लेकिन उनका जो प्रधानमंत्री था वो काफी होशियार था। ठीक है, लेकिन इसको समझने से पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र करता हूँ अंग्रेजों के संदर्भ में, क्योंकि उस समय पूरा का पूरा इंडिया अंग्रेजी हुकूमत का गुलाम था, तो उनका जिक्र करना थोड़ा सा आवश्यक हो जाता है। और इंडिया ही नहीं, इस पृथ्वी पे आधे से ज्यादा हमारे देश ऐसे हैं जो कि अंग्रेजी हुकूमत को झेल चुके हैं। पूरे के पूरे पृथ्वी पर केवल और केवल बोलबाला था एक समय, तो वो था अंग्रेजी हुकूमत था। अर्थात यूरोपीय लोग जो हमारे थे वो अपने मतलब एक प्रकार से बोले तो पृथ्वी के आधे से ज्यादा राज्यों पर अपना शासन जमा चुके थे। और यार हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजी हुकूमत उस समय अगर इंडिया पे थी तो इंडिया के लोग उस समय थोड़ा सा असहज महसूस करते थे अपना जीवन को जीने में या जीवन यापन करने के संदर्भ में। और फिलहाल में अंग्रेज जो थे काफी दिमागदार थे यार, क्योंकि पृथ्वी पर, इस पूरे पृथ्वी पर इतने
इस पूरे ग्रह में आधे से ज्यादा मतलब देशों पर राज्य करना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ठीक है, वो आधे से ज्यादा मतलब एक प्रकार से बोले छोटी मोटी बात नहीं थी, सारे देशों पर उन्हीं का कब्जा था। उन्हीं में से हमारा एक देश अपना भी है, भारत देश। भारत में भी अंग्रेजी हुकूमत काफी चरम पर थी उस समय, जिन्होंने 200-250 सालों तक भारत को क्या किया, खूब नोचा। यहां से जितना ज्यादा से ज्यादा हो सका उन्होंने यहां से एक प्रकार से बोले धन को लूट करके यूरोप ले जाते थे, और यूरोप की स्थिति को ऐसे मतलब बनाते थे कि वो अपने देश को वहां पर ले जाते थे, और पैसा वगैरह जो भी यहां से जाता था वो वहां के डेवलप करने में लगाते थे, विकास करने में लगाते थे, और ऐसा काफी चीजें वहां पे करते थे। ये फिलहाल में एक चैप्टर मैंने पढ़ाया, ये हमने हिस्ट्री में भी अध्ययन करना है, जो कि हमारा आधुनिक भारत का इतिहास है, तो उसमें भी अध्ययन करना है। और पॉलिटी में मैं इस चैप्टर को पढ़ा चुका हूं इससे पहले ही। ठीक है, तो हमने अगर पॉलिटी में अध्ययन कर लिया तो हिस्ट्री में हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर हिस्ट्री में पढ़ लिया तो पॉलिटी में भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी दोनों ही हमारा बेहद और बेहद आवश्यक है। यार एक बात याद रखिएगा, हमने पढ़ने सारे सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट पढ़ करके सबका मिक्सअप तैयार कर देना है, और सबको अगर मिक्स कर देंगे तो पूरे के पूरे भारत देश के संदर्भ में प्राचीन काल से लेकर के अभी तक वर्तमान तक की स्थिति में जो भी सारे कांड हो चुके हैं वो सारे के सारे कांड हमको समझ में आ जाने हैं। जियोग्राफी पढ़ लिया तो हमको पूरे के पूरे भारत का पता लग जाएगा, और इस पूरी की पूरी पृथ्वी का पता लग जाएगा कहां कौन सी चीजें स्थित हैं, कहां पे पहाड़ है, कहां पे नदियां हैं, कहां पे मैदान है। ये सारी चीजें जियोग्राफी से हैंडल हो जाती है। पॉलिटी का अध्ययन किया तो राजनीति व्यवस्था का हमने पता चल जाता है, प्राचीन में हमारी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, राजा महाराजा थे, उनके समय में हमारी राजनीति की व्यवस्था कैसी थी। अगर आज तक की पॉलिटी हम अध्ययन करते हैं तो हमने राजनीति का पता लगता है। एंड इसी के पश्चात में अगर हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं तो हिस्ट्री में भी हमने अगर प्राचीन से लेकर के आधुनिक तक का अध्ययन कर लिया तो हम लोगों ने प्राचीन समय से इतिहास का जो भी ब्यौरा हमको देखने के लिए मिलता है, आज वर्तमान तक के आधुनिक भारत के इतिहास का अगर अध्ययन करते हैं तो पूरी की पूरी एक कहानी तैयार होती है कि प्राचीन समय से लेकर के अभी तक वर्तमान तक की स्थिति में भारत देश में ऐसी कौन कौन सी घटनाएं घटी जिसको हमने जानना आवश्यक होता भी है। और अगर हम जान लेते हैं तो हमारे अंदर एक रुचि पैदा होती है इस भारत देश के संदर्भ में, इस भारत देश को जानने के संदर्भ में कि इस एक प्रकार से भारत जैसे देश में ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हुई, कौन कौन से राजा महाराजा हुए, कौन कौन से लोग हमारे हुए जो कि इस पूरे के पूरे भारत देश पर शासन कर चुके हैं। अगर इन सारे सब्जेक्टों का अध्ययन करके हम एक मिक्सअप तैयार करते हैं, एक घोल तैयार करते हैं, इस पूरे के पूरे मिक्सअप का अगर घोल तैयार हो गया तो पूरा का पूरा इंडिया हमने समझ में आ गया कि इंडिया हमारा प्राचीन काल से लेकर के अभी वर्तमान तक की स्थिति में इसकी दशा क्या थी। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि समझ में मेरी बात आई होगी कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। ठीक है, फिलहाल में अपने टॉपिक से ना भटकते हुए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अनुच्छेद 370 जो कि विशेष उपबंध करता है। क्या बात बोली गई कि उस समय अंग्रेजी हुकूमत थी तो अंग्रेज थोड़ा सा लंबा सोचते थे, और हम लोग क्या सोचते हैं, छोटे से गांव में पैदा हुए, बस 2-4 गलियां देख ली, यहां से जाकर के फाइनली मैं प्रयागराज से बिलोंग करता हूं तो फाइनली यहां से गए मुंडेरा चुंगी देख लिया, मुंडेरा चुंगी से आकर के फिर रूम पे आ गए, इतने में ही हमारी जिंदगी गुजर गई। इस पूरे की पूरी पृथ्वी पर, इस पूरी की पूरी विशाल देश में कहां क्या हो रहा है कोई भनक नहीं, केवल और केवल एक गली घूम लिया, हमने यही लगता है कि हमने पूरी चीजें जान ली, पूरी पृथ्वी को देख लिया, पूरी चीजें, हमसे बड़ा विद्वान इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। ठीक है,
तो हम लोग थोड़ा सा ये सोचते हैं, लेकिन अंग्रेज अंग्रेज यार दिमागदार, तभी उन लोगों ने इस पूरी की पूरी पृथ्वी पर आधे से ज्यादा देशों पर शासन किया। दिमाग था तभी। तो उन लोगों ने क्या किया कि उनके पास में इतना ज्यादा दिमाग था कि वो पूरी की पूरी पृथ्वी लेवल का सोचते थे। और हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग अपने छोटे से गांव लेवल का सोचते हैं, क्योंकि गांव में ही पैदा हुए, सोच हमारी छोटी, और हमने लगता है कि हमने सब कुछ पता है। ठीक है, लेकिन पता कुछ भी नहीं है, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अंग्रेज जो थे वो काफी बड़े स्तर का सोचते थे। इसी कारणवश उन लोगों ने पूरे के पूरे पृथ्वी पर आधे से ज्यादा देशों पर काफी समय तक राज किया और अपने देश को इतना डेवलप बना लिया कि अगर आज हम वर्तमान की स्थिति में यूरोप वगैरह में जाते हैं घूमने के लिए, तो काफी यार शानदार और आनंद ही आनंद है, क्योंकि वहां की साफ सफाई सुथरा, इतना साफ सुथरा माहौल और इतना डेवलप कि क्या कहना है, आनंद ही आना है। ठीक है, तो ये सारा सिस्टम था। और हमने ये भी जानते हैं कि अंग्रेजों को लड़ाना थोड़ा सा ज्यादा पसंद था, क्योंकि इंडिया पे वो इसी के अंतर्गत शासन कर रहे थे कि फूट डालो शासन करो, ऐसा करके उनका एक स्लोगन टाइप का था कि भारतीयों के साथ में अगर शासन करना है या इनके ऊपर अगर शासन करना है तो फूट डालो और शासन करो, अर्थात इन्हीं के बीच में लड़ाओ और इन्हीं के बीच में रह करके शासन करो, ऐसा मानना था अंग्रेजों का। ठीक है, उन लोगों ने काफी सारी चीजों को देखा भी, मैनेज भी किया और बाकायदा शासन भी किया। तो हमने लड़ने वालों को नहीं देखना चाहिए, लड़ाने वालों को देखना चाहिए कि फाइनली लड़ाने वाला है कौन। आधे से ज्यादा पृथ्वी के इस देशों पर हमारा, जैसे इजराइल हो गया, इराक हो गया, यमन हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, मिस्र हो गया, इराक हो गया, लेबनान हो गया, पृथ्वी के, मैंने बोल दिया ना, पृथ्वी के आधे से ज्यादा देश अंग्रेजी हुकूमत का क्या थी, गुलाम थी। इसको हमने क्या करना है, याद रखना है। तो इन सारी चीजों को थोड़ा सा याद रखिएगा। उसी में जब इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में भी अंग्रेजी हुकूमत थी, और फाइनली जब इंडिया में ये लोग शासन कर रहे थे तो उस समय हमारा जो इंडिया था वो अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। प्राचीन इतिहास में मैंने अध्ययन करवाया कि हमारा जो भी एक प्रकार से बोले, जिस समय हमारे अंग्रेजी हुकूमत थी, अंग्रेजों ने क्या किया था कि ये लोग जब आए तो इन लोगों ने देश को विखंडित करने में किसी भी प्रकार की कोई रियायत नहीं बरती। हम लोगों ने प्राचीन समय से अध्ययन किया है कि उस समय जो भी हमारा इंडिया था या भारत था, वो अफगानिस्तान से लेकर के पूर्व में म्यांमार तक एंड ऊपर से लेकर नीचे अगर हम लोग बात करें तो श्रीलंका तक पूरा का पूरा इंडिया का विस्तार था। लेकिन जब हमारे अंग्रेज आते हैं तो ये क्या करते हैं कि भारत को विखंडित करने में अर्थात तोड़ने में किसी भी प्रकार की कोई रियायत नहीं बरतते हैं। तो क्या होता है कि अफगानिस्तान वगैरह ये सब टूट जाता है, उसके पश्चात में म्यांमार वगैरह अलग हो जाता है एंड इसी के पश्चात में श्रीलंका वगैरह अलग हो जाता है, और बाकी बचा हुआ हिस्सा जो था वो सब आपस में धीरे धीरे करके इंडिया से क्या हुआ, टूटता चला गया। और यहाँ पे एक चीज ये भी याद रखिएगा कि जिस समय इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था 1947 में, तो उस समय ये किया गया कि जिसको पाकिस्तान जाना था वो लोग पाकिस्तान चले गए, और जिसको इंडिया के अंतर्गत रहना था वो इंडिया में ही रह गए, जिसको स्वतंत्र रहना था वो लोग स्वतंत्र रूप से रहने लगे। ठीक है, लेकिन हम लोगों का जो मेन मुद्दा है अध्ययन करने का इस क्लास के माध्यम से वो है अनुच्छेद 370 और इसी के माध्यम से जम्मू कश्मीर के संदर्भ में। ठीक है, तो हम जो पूरी चर्चा करेंगे वो केवल और केवल हम लोग अपनी बातों को जो केंद्रित रखेंगे वो केवल और केवल जम्मू कश्मीर के संदर्भ में ही अपनी क्लास को बेस्ड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही अंग्रेजी हुकूमत हमारे धीरे धीरे समाप्त होती है, अर्थात 15 अगस्त 1947 को जिस समय भारत हमारा आजाद होता है, तो उस समय तक की स्थिति में ये हमारा जो जम्मू कश्मीर था ये शायद ही हमारा भारत का अंग रहा होगा।
उस समय हमारा भारत का अंग नहीं रहा होगा। उस समय वहां पर एक हमारे राजा थे जिसको मैंने पहले ही जिक्र किया कि जिसको हम लोग राजा हरि सिंह के नाम से जानते हैं, और उनका एक प्रधानमंत्री था शेख अब्दुल्ला। राजा हरि सिंह उतने दिमागदार नहीं थे, उतने होशियार नहीं थे जितना होशियार उनका प्रधानमंत्री था अर्थात शेख अब्दुल्ला था। ठीक है, फाइनली क्या होता है कि 21 अक्टूबर 1947 को यानी 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होता है। उसी के 3 महीने पश्चात में 21 अक्टूबर 1947 में हमारे जम्मू कश्मीर पर हमला होता है पाकिस्तानियों का। किसका? पाकिस्तानियों का। भारत हमारा आजाद होने के पश्चात में अब जब पाकिस्तानियों का अटैक होता है तो हरि सिंह क्या होते हैं? घबरा जाते हैं, क्योंकि वैसे भी उनके पास में उतना ज्यादा दिमाग था नहीं, सब अपने मनमौजी या अपने मन अनुसार कार्य करते थे, तो उनके पास में उतनी सेना भी नहीं थी कि वो पाकिस्तानियों सेना का क्या कर सकें? मुकाबला कर सकें। तो इस संदर्भ में उन्होंने शरण मांगी किसकी? भारत की। वो आए दौड़े दौड़े भारत के पास में, उन्होंने कहा हमको आप भारत में मिला लीजिए, हम भारत में मिलना चाहते हैं, हमको भारत में शरण चाहिए। तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये एक प्रकार से बोले 1950 के पश्चात में प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन फिर भी एक प्रकार से बोले तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि उस समय अंतरराष्ट्रीय सीमा की जो देखभाल कर रहे थे वो हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी ही कर रहे थे। ठीक है, तो नेहरू जी के समय में ही ये हमारे राजा क्या एक प्रकार से बोले राजा हरि सिंह इनके पास में आते हैं और कहते हैं हमको भारत में आप शरण दीजिए, अर्थात जम्मू कश्मीर को भारत में क्या किया जाए? मिलाया जाए। जिसमें से काफी सारे हद तक यानी 3 महीने के अंदर अंदर पाकिस्तानी सेना आधे से ज्यादा कश्मीर में घुस चुकी थी। ठीक है, तो इसी संदर्भ में राजा हरि सिंह काफी डरे हुए थे, इनकी सेना कुछ कर नहीं पा रही थी। तो फाइनली क्या किया गया कि जो भी हमारे एक प्रकार से बोले भारत की जो सेना थी, सरदार पटेल के द्वारा भारतीय सेना भी वहां पे भेजी गई, और फिलहाल में क्या किया गया कि पाकिस्तानियों से युद्ध हुआ और पाकिस्तानियों की बड़े ही बुरी तरीके से शिकस्त दी गई भारतीय सैनिकों के संदर्भ में, और लगभग 3 से 6 किलोमीटर पाकिस्तानी एरिया में घुस करके भारतीय सेना ने पाकिस्तानियों को क्या किया? यानी उनको शिकस्त दी थी। ठीक है, उसी के पश्चात में जम्मू कश्मीर का विलय किया गया। कब किया गया? तो वो किया गया 21 अक्टूबर 1947 में। इसको हमने याद रखना है कि 21 अक्टूबर 1947 में 21 अक्टूबर 1947 में जम्मू कश्मीर को क्या किया गया? इंडिया के अंतर्गत मिला लिया गया। यानी राजा हरि सिंह के द्वारा जम्मू कश्मीर और इंडिया के संदर्भ में एक विलय पत्र पर, किस पत्र पर? विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया गया कि आज के पश्चात से जम्मू कश्मीर किसका हुआ? भारत का हुआ। ठीक है, तो इस डेट को हमने याद रखना है कि जम्मू कश्मीर में जो भी हमारे राजा थे राजा हरि सिंह और इंडिया के मध्य में इसके विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब किया गया? तो 21 अक्टूबर 1947 में। ठीक है, इसको हमने याद रखना है आजादी के 3 महीने पश्चात में। ठीक है, अब यहाँ पे एक समस्या उत्पन्न होने लगी। क्या हुई कि मैंने पहले ही बोला राजा हरि सिंह उतने दिमागदार और होशियार थे नहीं, वो डरे और सहमे से थे, लेकिन उनका जो प्रधानमंत्री था शेख अब्दुल्ला वो काफी एक प्रकार से बोले तो काफी दिमागदार था। उसने क्या कहा? उसने अपने राजा साहब को चढ़ा दिया। चढ़ा कैसे दिया? उसने चढ़ाया ये कि उन्होंने कहा कि देखिए राजा साहब, आप हैं राजा। क्या है? आप हैं राजा, और आप एक राजा होने के बावजूद अगर दूसरे मतलब देश के संदर्भ में जुड़ने जा रहे हैं, ये फाइनली एक देश ही बन जाएगा, आप भी उससे अंतर्गत आ जाएंगे। और अगर एक देश बनेगा तो इस समय हमारा जो संविधान तैयार हुआ है ये 1947 में ही या इसके पश्चात से जो अभी हमारा सिस्टम था
वो कुछ प्रावधानों को लागू कर दिया गया था इसी 1949 के समय। ठीक है, तो ये हमारी सारी बातें धीरे धीरे चल रही थी। तो उसी में ये हमारे शेख अब्दुल्ला जी ने अपने राजा साहब को कहा कि आप अपने इस एरिया के संदर्भ में अर्थात जम्मू कश्मीर के संदर्भ में आप एक अलग से अनुच्छेद की मांग कीजिए। किससे मांग कीजिए? इंडिया वालों से, कि हमको अपने जम्मू कश्मीर के संदर्भ में कुछ नए नियम और कानून हमारे लिए अलग से बनाए जाएं, क्योंकि उस समय हमारा संविधान निर्मित हो रहा था। ठीक है, तो इसी कारणवश जम्मू कश्मीर के जो भी राजा साहब थे उनको उनके प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये सलाह दी गई कि आप भारत वालों से ऐसे कुछ नियम और कानूनों की मांग कीजिए जो कि केवल और केवल आपके जम्मू कश्मीर के संदर्भ में ही वो अनुच्छेद, वो सारे के सारे नियम और कानून कार्यरत होंगे। बाकी पूरे के पूरे भारत देश के संदर्भ में जो नियम और कानून होंगे वो अलग होंगे। ठीक है, तो इतनी सारी बातें उनके प्रधानमंत्री जी के द्वारा बोली गई। शेख अब्दुल्ला काफी खुश हुए, तो वो राजा हरि सिंह काफी खुश हुए कि इतना बेहतरीन और इतना होशियार प्रधानमंत्री हमने रखा है। तो क्या हुआ कि राजा हरि सिंह ने ऐसे कुछ अनुच्छेदों की मांग की कि हमारे लिए कुछ नए नियम और कानून हमारे अनुसार होने चाहिए, यानी हमारे लिए संविधान में कुछ नियम और कानून क्या होने चाहिए, हमारे लिए स्पेशल होने चाहिए। अब इस संदर्भ में एक तथ्य समझिएगा। एक तथ्य क्या समझते हैं, अब आप खुद ही बोलिए कि यहाँ पे उस समय जब जम्मू कश्मीर का विलय किया जा रहा था तो यहाँ पे महत्वपूर्ण ये है कि जम्मू कश्मीर को उस समय मिलाना महत्वपूर्ण है कि उनके संदर्भ में नए नियम और कानून बनाना आवश्यक है। तो उस समय यार, जिस समय पाकिस्तानी सेनाओं का आक्रमण हुआ था तो उस समय तो केवल और केवल जम्मू कश्मीर का विलय ही आवश्यक था, लेकिन वो इतने बड़े चूतिए कि उनके चूतियापे का किसी भी प्रकार का कोई हद नहीं। क्या करते थे कि उन्होंने अपने संविधान को एक अलग नियम और कानून की मांग कर दी। तो इस संदर्भ में भारत के जो भी उस समय बड़े बड़े राजनीति के विशेषज्ञ थे, जो संविधान सभा में बैठ करके हमारे राजनीति या संविधान का निर्माण कर रहे थे, या उस समय जो भी हमारे दिग्गज राजनीति के विशेषज्ञ थे, उनके सामने एक दुविधा उत्पन्न हो गई। दुविधा क्या उत्पन्न हो गई कि उस समय सरदार पटेल जो थे ये तो यार भारत का एकीकरण करने के लिए जाने ही जाते थे, और जो भी हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ये अंतरराष्ट्रीय सीमा की देखरेख कर रहे थे। लेकिन उस समय जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उनके द्वारा संविधान को देखा जा रहा था, यानी पूरे के पूरे संविधान की जो देखरेख कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि उस समय वर्तमान की स्थिति में उस समय की क्या थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, और इन्हीं के नेतृत्व में पूरा का पूरा संविधान हमारे क्या किया गया? लिखा जा रहा था। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा, तो ये जिस समय एक प्रकार से बोले, इन्होंने अनुच्छेदों की जिस समय मांग की थी तो उस समय इंडिया के जो भी दिग्गज लोग थे, विशेषज्ञ, ये घबरा गए। तो ये सारे लोग चले गए हमारे किसके पास में? अंबेडकर साहब के पास में, और उनको सारी चीजों से अवगत कराया, सारी चीजों से रूबरू करवाया कि देखिए ये एक तो अपने मतलब इच्छा के अनुसार भारत में मिलना भी चाहते हैं, और हमने इनको शरण दे भी दी, तो ये अपने मन मुताबिक अपने देश के संदर्भ में कुछ नियम और कानून की भी मांग कर रहे हैं। तो उस समय हमारे भीमराव अंबेडकर जी काफी टैलेंटेड थे, तो उन्होंने कहा आप लोग घबराइए नहीं, हमने ऐसे लोगों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किया है और इनको हम कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, आप लोग घबराए नहीं, हम इनको क्या करेंगे? भारत में शरण भी देंगे और इनके लिए कुछ नियम और कानून भी बनाएंगे। यार टैलेंटेड, काफी टैलेंटेड व्यक्ति, तभी पूरे के पूरे देश के संविधान को क्या किया गया? इन्हीं के नेतृत्व में रह करके निर्मित किया गया। तो इन्होंने एक दिमाग लगाया कि कोई बात नहीं, आप भारत में भी मिलिए, हमको कोई परेशानी नहीं है, हम आपको भारत के अंतर्गत रखेंगे भी और आपके कुछ नियम और कानून भी देंगे। तो राजा हरि सिंह
बड़ा खुश हुए कि हमको सारा सिस्टम मिल रहा है, लेकिन वो क्या जानते थे कि अंबेडकर साहब हमारे पापा हैं, हम जितना सोचते हैं वो कहीं उससे अधिक सोचते हैं। ठीक है, तो अंबेडकर साहब जी ने दिमाग लगाया और उन्होंने कहा कि हम जो नियम और कानूनों का प्रावधान जम्मू कश्मीर के संदर्भ में करेंगे उसको हम अनुच्छेद 370 का नाम देंगे, और अनुच्छेद 370 को हम कहाँ रखेंगे, उसको हम भाग 21 के अंतर्गत रखेंगे। और भाग 21 के अंतर्गत कुछ ऐसे नियम और कानूनों को रखा गया जो कि हमेशा और हमेशा के लिए कार्यरत ना होकर के अस्थायी एवं संक्रमणकालीन के नाम से जाना जाएगा। तो सारे लोग बड़ा खुश हो गए कि यहाँ पे जो भी सारे नियम और कानून अनुच्छेद 370 के माध्यम से यानी भाग 21 में डाले जाएंगे, वो सारे के सारे नियम और कानून जम्मू कश्मीर के संदर्भ में क्या होंगे, अस्थायी होंगे, अर्थात हमेशा के लिए नहीं होंगे। कभी ना कभी उनको क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा या हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी कारणवश अभी कुछ सालों पहले मोदी जी के द्वारा अनुच्छेद 370 क्या किया गया, समाप्त किया गया। फिलहाल में कई सरकार हमारी ऐसी आई जिन्होंने इसको हटाने का काफी प्रयास किया, लेकिन उनकी बहुमत ना हो करके इसी कारणवश उन सरकारों के द्वारा अनुच्छेद 370 नहीं हटाया गया। लेकिन फिलहाल में मैं बार बार बोलता हूं, मोदी जी की तुलना कभी किसी प्रधानमंत्री से मत कीजिएगा। मोदी जी की बात ही निराली है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि अनुच्छेद 370 हटा दिया। फिलहाल में यहाँ पे क्या हम लोग बात कर रहे थे कि अनुच्छेद 370 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ऐसा बोल दिया कि हम इसको जगह देंगे, जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 भाग 21 में डाल दिया गया और वहां पे उपबंध किया गया अस्थायी रूप से। ठीक है, और अस्थायी रूप से कर दिया गया। और फाइनली संविधान के अंतर्गत जिस समय संविधान लिखा जा रहा था उसमें एक अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 370। क्या जोड़ा गया, अनुच्छेद 370। और इसमें याद रखिएगा, इस अनुच्छेद 370 में हमारा कई प्रावधान जोड़े गए, अभी उसको हम देखेंगे। इस अनुच्छेद 370 में अनुच्छेद 370 का ए ये ना ही कभी हटा है, ना ही कभी आने वाली स्थिति या परिस्थिति में या अग्रणी भविष्य में हटेगा, क्योंकि अनुच्छेद 370 का ए जो है ये हमारा काफी महत्वपूर्ण है और भारत के संदर्भ में अनुच्छेद 370 का ए का काफी ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान भी है। तो अनुच्छेद 370 ए है क्या, इसको देखते हैं। क्या बात करते हैं, अनुच्छेद 370 का ए। अनुच्छेद 370 का ए ये बोलता है कि जो भी हमारी जम्मू कश्मीर की सीमा होगी, किसकी सीमा, यानी जो भी हमारे किसकी सीमा होगी, जम्मू कश्मीर की जो भी हमारे क्या होगी, बॉर्डर होगा या सीमा होगी, वो क्या होगी, वही सीमा हमारे भारत की भी सीमा रेखा होगी ऊपर से। यानी आज अगर हम लोग इंडिया के वर्तमान मैप की बात करें तो जो भी हमारे जम्मू कश्मीर का बॉर्डर है ये अनुच्छेद 370 का ए ये प्रावधान करता है कि जो भी हमारा जम्मू कश्मीर की सीमा है यही हमारे इंडिया की भी सीमा रेखा होगी। इसी कारणवश सरकार ना ही कभी अनुच्छेद 370 ए को हटाएगी और आने वाली स्थिति में भी अनुच्छेद 370 का ए ना ही कभी हटेगा। मोदी जी के द्वारा क्या हटाया गया, मोदी जी के द्वारा जो भी सारी चीजें हटाई गई उनका जिक्र मैं अभी यहाँ पे करूंगा कि यहाँ पे अनुच्छेद 370 ए नहीं हटाया गया, बाकी इसके अंतर्गत जो नए प्रावधान जोड़े गए थे उस समय जम्मू कश्मीर के संदर्भ में उनको हटाया गया, उनका जिक्र अभी मैं यहाँ पे करूंगा। ठीक है, और फिलहाल में इस जम्मू कश्मीर के संदर्भ में उस समय एक बात और कही गई थी कि जम्मू कश्मीर भारत का अंग तब तक होगा जब तक कि अनुच्छेद 370 का ए भारतीय संविधान में क्या है, इंगित है या समाहित है,
तभी तक भारतीय संविधान के अनुसार जम्मू कश्मीर क्या होगा, भारत का अंग होगा। तो आप ही बोलिए, कोई देश हमारी अपनी भूमि को या अपनी सीमा रेखा को कौन काटना चाहेगा यार, कोई नहीं। तो इसी कारणवश ना ही सरकार ने कभी अनुच्छेद 370 ए हटाया है और ना ही कभी आने वाली स्थिति या परिस्थिति में ये हटेगा, क्योंकि अगर इसको हटा दिया जाएगा तो ऑटोमेटिकली भारत की सीमा रेखा क्या होगी, कट जाएगी ऑटोमेटिक। क्योंकि मैंने पहले ही बोला, भारतीय संविधान के अनुसार ही आज पूरा का पूरा भारत देश बंधा हुआ है। अगर ये हमारा संविधान ना होता तो काफी सारा मारकाट, काफी सारा माहौल गर्म हो गया होता। आज वर्तमान की स्थिति में ना ही आप चैन से रह पाते और ना ही हम चैन से रह पाते। ठीक है, केवल और केवल किसकी बदौलत आज अगर हम इंडिया में हैं तो वो है हमारा भारतीय संविधान। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, याद रखना है। इसके पश्चात में इतनी सारी चीजें जब हो जाती हैं तो फिर से राजा हरि सिंह बोलते हैं हमको इतने से संतुष्टि नहीं मिली है, हमको पूरा मौका दिया जाए। अब इनको क्या हुआ कि ये बोल रहे हैं हमको पूरा मौका दिया जाए कि हमारे देश के संदर्भ में जो भी सारा सिस्टम है हमको पूरा मौका दीजिए आप, जो कि हम अपने देश के संदर्भ में नियम और कानूनों का प्रावधान कर सके। जो कि इनको पीछे से दिमाग कौन दे रहा था, इनका प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला, वो काफी टैलेंटेड था। ठीक है, तो शेख अब्दुल्ला और ये हमारे एक प्रकार से बोले राजा हरि सिंह के द्वारा ये बात फिर से बोली गई। हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जो भी हमारे उस समय दिग्गज राजनीति के विशेषज्ञ थे भारत के, उनके संदर्भ में बोली गई कि हमको कुछ अलग से प्रावधान और जोड़ने हैं, हमको आप खुली छूट दीजिए जिससे कि हम अपने राज्य या देश के संदर्भ में कुछ नियम और कानूनों को क्या कर सकें, बना सकें। तो इसके संदर्भ में सारे लोग फिर से घबरा गए कि यार अभी तक तो ये बोल रहे थे कि हमको सरल चाहिए और सरल भी दे दिया, उसके पश्चात में इसने बोला हमको प्रावधान चाहिए यानी नियम कानून चाहिए, हमने वो भी दे दिया। तो फिर भी हमने क्या बोला कि होता है ना कि आदमी को केवल छोटी सी उंगली पकड़ाओ तो धीरे धीरे क्या करता है, पूरा हाथ थाम लेता है। तो जम्मू कश्मीर वही किया, जम्मू कश्मीर ने वही किया कि राजा हरि सिंह को भारत ने केवल शरण दी थी और धीरे धीरे करके ये क्या किए, पूरा का पूरा हाथ थामने की स्थिति में आ गए। ठीक है, तो उस समय फिर भी भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि आप लोग घबराइए नहीं, इस जो भी संविधान में अनुच्छेदों का जिक्र किया जाएगा जम्मू कश्मीर के संदर्भ में वो केवल और केवल 370 के माध्यम से ही किया जाएगा और भाग 21 में ही इसके सारे प्रावधान मिलेंगे। और आप और हम इस क्लास के माध्यम से अर्थात मेरी क्लास के माध्यम से अब ये जान चुके हैं कि जो भी 370 का मामला होगा या जम्मू कश्मीर के संदर्भ में जो भी सारे अनुच्छेदों का जिक्र मिलेगा वो हमेशा के लिए नहीं होंगे, वो क्या होंगे, अस्थायी होंगे। इसी कारणवश जो भी बोला गया कि बाबा साहब काफी टैलेंटेड थे तो उन्होंने सारे लोगों को कहा आप लोग घबराइए नहीं, हम इनको इनकी इच्छा के अनुसार इनको पूरा मौका देते हैं, आप जो भी नियम और कानून बनाना चाहते हैं अपने राज्य या देश के संदर्भ में आप बना डालिए, हम उसको संविधान में क्या करेंगे, इंगित कर देंगे अर्थात क्या करेंगे, समाहित कर देंगे। तो लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये जो नियम और कानून बाबा साहब के द्वारा इंगित किया जाएगा वो अस्थायी होगा। वो जो भी मैटर था बाबा साहब ने उनको इतनी खुली छूट दे दी। अब देखते हैं कि ये जो शेख अब्दुल्ला और हरि सिंह जी थे इन्होंने क्या प्रावधान, क्या नियम और कानून जोड़ा अपने जम्मू कश्मीर के संदर्भ में। तो देखते चलिएगा कि क्या नियम और कानून बनाया गया अनुच्छेद 370 ए में। 370 ए के पश्चात में इसी में इन्होंने जो मांग की थी